बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी हो। तो आज का जो पहला टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं अपनी सेहत के हवाले से। ये जानेंगे कि सेहतमंद जिस्म की क्या अहमियत है और जब हमारी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर होती है तो इसका एक डायरेक्ट लिंक होता है, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। कितना ज़रूरी है कि हम अपनी ज़हनी सेहत पर तवज्जो दें। सेहतमंद जिस्म के साथ साथ सेहतमंद जहन का होना कितना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं वो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस भी करेंगे और इन डिटेल जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ पर तवज्जो दे सकते हैं। जहां फ़िज़िकल हेल्थ के लिए हम बहुत कंसर्न होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, हमारे बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, वहीं हमें उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल ग्रूमिंग के लिए भी कोई ना कोई एफ़र्ट करनी है। अब ये एफ़र्ट खुराक के ज़रिए भी हो सकती है, एक्सरसाइज के ज़रिए भी हो सकती है। रूटीन को अगर हम मैनेज करें, अपने स्केड्यूल को मैनेज करें तो यकीनन हमारा जहन भी सेहतमंद हो सकता है और इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो हमारे सेहतमंद जिस्म के साथ है। सेहतमंद जिस्म होगा तो यकीनन जो है हमारा जहन भी सेहतमंद होगा, ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म करेगा और उसकी एफिशिएंसी भी इन्हांस होगी। ये कैसे कर सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम जो है पुरसकून नींद को डिस्कस करेंगे। पुरसकून नींद यकीनन एक ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग को हम कैसे अवेल कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या एफर्ट्स करनी है, कितना अपनी रूटीन को बैलेंस करना है, वो कौन सी खुराक है जिसका इस्तेमाल करना है और इसके साथ साथ अपनी इमोशनल हेल्थ को भी हमने बेहतर करना है ताकि हम पुरसकून नींद जो है वो कर सकें और इसका इंसानी कारकर्दगी पर, इंसान की एफिशिएंसी पर क्या असर होता है, एफिशिएंसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ को किस तरह से बेहतर बनाती है अगर हम पुरसकून नींद जो है उसको अपनाते हैं, उसके लिए एफर्ट करते हैं और हमारी नींद अगर अच्छी है तो यकीनन हमारा जहन भी जो है वो एफिशिएंटली काम करेगा। इन दोनों टॉपिक्स पे इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम जो है वो सजेशंस भी लेंगे, सॉल्यूशंस भी लेंगे और जानेंगे कि नींद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ जिस्म को बेहतर बनाना, जिस्म को सेहतमंद बनाना क्यों ज़रूरी है और इससे हमारा जहन कैसे जो है वो मुतहर्रिक होता है। इन टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अगर पार्टिसिपेट करना चाहें, कोई सजेशन उनके माइंड में हो पुरसकून नींद के हवाले से या फिर अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर बनाने के हवाले से, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के हवाले से, तो लाइव कॉल करके आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उस्मान मिर्ज़ा, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है उस्मान, खैरियत से हैं? खुदा का शुक्र है। उस्मान के साथ आज के जो दूसरी मेहमान हैं आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती है, न्यूट्रिशनिस्ट है महरीन बिलाल, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं महरीन? बिल्कुल ठीक खैरियत ठाक से हैं। तो जी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले उस्मान से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सेहतमंद जिस्म के साथ साथ सेहतमंद जहन का होना क्यों ज़रूरी है। जी उस्मान। आई थिंक आपने अच्छे सवाल से स्टार्ट किया क्योंकि आपने ये नहीं पूछा कि उसका ज़रूरी होना ज़रूरी है या नहीं है, आपने पूछा कि क्यों ज़रूरी है, राइट? सो जिस्म आपकी अगर गाड़ी के मानद है तो दिमाग जो है वो इंजन की मानद है। सही। सो आपका जिस्म बहुत पॉलिश्ड हो सकता है, गाड़ी का वैक्स्ड हो सकता है, लेकिन अगर इंजन कमज़ोर हो तो इट डजंट रियली मैटर, वो जिस्म आपको, बॉडी आपको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाएगी, राइट? सो एक तो मेंटल हेल्थ की अहमियत यहाँ से ज़ाहिर होती है कि हमारे जितने भी दिन भर के इंटरेक्शंस होते हैं, लोगों के साथ लेन देन के मामलात होते हैं, वो हमारी जहनी सेहत ही ड्राइव कर रही होती है, ठीक है? एंड वाई इज़ इट अदरवाइज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम लोग सोचते कहाँ से हैं, अपने दिमाग से ही हैं। सो अगर हमारे दिमाग की कैफियत जो है वो पुरसकून होगी, खुशगवार होगी, तो शायद हम लोगों को अपने आप से जो मशवरे मिल रहे होंगे या दुनिया को जो देखने का जाविया होगा वो भी शायद वैसा ही होगा, खुशगवार और पुरसकून। बिल्कुल ऐसे ही है। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर अंदर एक जंग की कैफियत हो, तमानियत ना हो, तो अगेन फिर हमें दुनिया बहुत अफरा तफरी भी, तो हमें दुनिया जो है वो बहुत बिखरी हुई सी और तंग सी जगह लगेगी। सो दिमाग से डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे जज्बात, हमारे दुनिया को देखने का जाविया, एंड उसी के मुताबिक
फिर हमारे इंटरेक्शंस भी मुतासर होंगे। बिल्कुल होंगे, और इसी पर हमने फोकस करना है कि हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। महरीन, जैसे कि उस्मान से बात कर रहे थे कि क्यों ज़रूरी है ज़हनी सेहत का भी बेहतर होना, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हम जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए तो बहुत एफर्ट करते हैं, ज़हनी सेहत को क्यों हम इग्नोर कर देते हैं? हुमा, मैं समझती हूँ कि जिस्मानी जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी मेंटल हेल्थ है। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी के एक एक बॉडी पार्ट को, एक एक हार्मोन को, एक एक एंजाइम को, हमारे एक एक एक्शन को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। बिल्कुल। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं, वो लोग जो ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, उनकी जो पावर होती है डिसीजन मेकिंग की वो भी अफेक्ट होती है। ठीक है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी की भी कमी होती है, उनके अंदर पॉजिटिविटी की भी कमी होती है, उनके अंदर पेशेंस की भी कमी होती है। सो वो अपने डे टू डे के बहुत से मामलात, बहुत से इश्यूज डिले कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं कि देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, मशवरा करेंगे, दिल नहीं चाह रहा। सो आपका जब ब्रेन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ नहीं है, तो आप फिजिकली भी स्टक है, आप अपनी लाइफ में रुके हुए हैं। ठीक है, इसकी मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदा डायबिटिक है, अब उसको ये शक है कि शायद मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन वो इस डर से टेस्ट नहीं करवाता कि अगर मैं डायबिटिक हो गया, अगर मेरा पॉजिटिव टेस्ट आ गया तो क्या होगा। ठीक है, अब वो जब टेस्ट ही नहीं करवा रहा, मेंटली ही स्ट्रॉन्ग नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं डायबिटिक कैन बी, आई एम डायबिटिक, तो वो उसके बाद ट्रीटमेंट पे कहाँ जाएगा। सेम इज द केस विद कोविड-19। बहुत से ऐसे लोगों को सिम्टम्स रहे, या कि जैसे कोविड-19 के सिम्टम्स चेंज होते रहे, लेकिन बहुत से लोगों ने ये सोच के टेस्ट नहीं करवाए कि नहीं मैंने टेस्ट नहीं कर हुए तो आइसोलेशन, अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा। सो इसी तरीके से आप जब वेट गेन पे जाते हो या वेट लॉस पे जाते हो, आपका ब्रेन ये मैसेज तो दे रहा होता है कि मैं ओवरवेट हूँ, आपका ब्रेन ये मैसेज तो दे रहा होता है कि मैं वेट कम करना चाहता हूँ, लेकिन मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि इस डिसीजन को मेक करें क्या वेट कम करना है। सो आई थिंक आपके जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी आपकी डे टू डे के मामलात हैं, आपकी लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, आपकी जॉब है, आपकी एक फीमेल की एज अ हाउस वाइफ उसके जो भी इश्यूज़ हैं, आप जब तक मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप तब तक अपनी फिजिकल लाइफ को, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और हम कहते हैं कि हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी सोल। सही। सो जब तक कि आपका माइंड एंड बॉडी हेल्दी नहीं, आप अपने सोल को भी हेल्दी नहीं बना सकते। ये एक ट्रायंगल है जिसमें सबका एक पार्टिसिपेंट होना बहुत जरूरी है और सबकी इन्वॉल्वमेंट है। कोई एक भी अगर लैक कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो सकता। ये सब इंटरलिंक्ड है, ये सब इंटरलिंक्ड है। हम किसी एक चीज को, हम किसी भी बंदे को फिजिकली हेल्दी नहीं कह सकते अगर वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो। और अब अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जैसे साइकोलॉजिस्ट बैठे ये एग्री करेंगे कि हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट भी नहीं करवाते। बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना एक ट्रॉमा है हमारी सोसाइटी में कि नहीं, एक स्टिग्मा है कि भाई नहीं जाना। लेकिन अगर आपको दांत में भी दर्द है आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, सर में भी दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। सो इसलिए हम फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, हम मेंटल हेल्थ पे इतने फोकस नहीं होते, और मेंटल ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा ही है, इसको इग्नोर करते हैं। उस्मान, क्या रीजन है? बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया महरीन ने कि हम ये देखते हैं कि फिजिकल हेल्थ में जरा से भी हमें प्रॉब्लम है तो हम फॉरन कंसल्टेशन को जो है वो दावत भी देंगे या जाएंगे भी, हम इसको यकीनन इम्पॉर्टेंट समझते हैं। लेकिन जहाँ हमारी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हेल्थ मुतासिर हो रही है, हम कहते हैं छोड़ दो, पागल तस्वुर कर लिए जाएंगे, हम क्यों किसी को बताएं, कोई कन्फ्यूजन है जहन में, कोई प्रॉब्लम है, ये शेयर नहीं करनी। ओके, सो इसके 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों का मैं आई थिंक उसका एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। सो पहला तो ये कि जिस्म हमें नज़र आता है, कोई पर्दा नहीं है ना, हमें नज़र आ रहा है, महसूस कर सकते हैं अपनी बॉडी। सो अगर मुझे यहाँ पे कट लगता है तो मैं कुछ देर के लिए तो शायद उसे इग्नोर करूँ, लेकिन मेरी नज़रों के सामने क्या वो ख़राब हो रहा है, यानी कि उसका रंग भी बदल सकता है, स्किन भी डैमेज हो सकती है, तो शायद मुझे उस मसले की रेमेडी करना ज़्यादा अहम हो क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है। अब मेंटल हेल्थ के साथ जो रियलिटी है, हकीकत है कि वो नज़र नहीं आ रही होती, मतलब आप अपने दिमाग को छू नहीं सकते हैं, राइट, और वो नज़रों के सामने भी नहीं होती है। तो हम लोग कहते हैं अच्छा नहीं, मसला उतना अभी बिगड़ा नहीं है या उतना है नहीं, एग्जैक्टली उतना गंभीर नहीं है। सो हमारे चांसेस उसे डिले करने के, अच्छा ये खुद को भी नजर नहीं आ रहा और दूसरे भी इसको ना महसूस कर पा रहे हैं ना उन्हें नजर आ रहा है, शायद ये भी एक रीजन है। सो इसमें एक और चीज़ है, सो इसी को मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। पहले तो ये कि बिकॉज हमें विजुअली नज़र नहीं आ रहा होता दिमाग की हद तक, लेकिन अगर आप गौर करें तो जिस तरह एग्री हम करेंगे कि हमारे बिहेवियर्स जो हैं, हमारे रवैये, वो हमारे जहनी हालत से ड्राइव हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
सो अगर मैं मेरे जहन में कोई मसला है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मसले लाइक गुस्से का मसला फॉर एग्जांपल, पुरानी रंजिशें मैंने पाली हुई हैं, अब वो मेरे इंटरेक्शंस में नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन अब क्या है, अब चूंकि वो एक्शंस मुझसे आ रहे हैं, सो मेरे लिए तस्लीम करना मुश्किल है कि यार मुझ में गड़बड़ है, सही, ठीक है, या मुझे मदद की ज़रूरत है। सो दैट्स नंबर 1। अच्छा, क्यों हम जो है वो तस्लीम नहीं करते? आप ही से कंटिन्यू करेंगे। एहसन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन। जी वालेकुम सलाम, आपके मेहमानों और सब दिखने वालों को सलाम। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा है। आजकल वाकई सेहत के बड़े मसाइल आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ खवातीन भी और जो हमारे मर्द हजरात हैं जॉब पे जाते हैं, तरह तरह की हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, देखें अगर हम सबसे अहम चीज ही सेहत है, जान है तो जहान है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो सब बता चुके हैं बहरहाल के प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और आपकी स्लीप, नींद वगैरह हो। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चों को या नौजवानों को इतना मसला नहीं होता, वो कुछ भी खा लें पी लें, लेकिन उनको वालिदैन और उनके असातिज़ा तालीमी इदारों में, असेंबली में वैसे गाइड कर सकती हैं कि भाई आप लोग। लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं, खवातीन माशाल्लाह जो माएँ हैं या जो जॉब पे जाती हैं मर्द हज़रात, उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनकी जो कौन सी ग़िज़ाएं सूट करती हैं और उनको क्या बीमारी है और उस बीमारी से वो कैसे सेहतयाब हुए थे। तो ये तमाम चीज़ें जब हम समझ लेंगे तो उससे बेहतर होगी। मेरा आपके मेहमानों से सवाल ये कि अक्सर लोग दिमागी तौर पे आसाब की कमजोरी से बीमार होते हैं, जब कोई खिलाफी मिजाज चीज हो जाती है या कोई बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है या कोई बड़ा काम आ जाता है, तो एकदम से हम देखते हैं उनको तरह तरह के पेन या बीमारियां होने लगती हैं। तो इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाए कि हम, कोई जिम्मेदारी आती है, कोई काम आता है, खिलाफी मिजाज कोई चीज हो जाती है या कोई बात कह देता है, तो हम उसको कैसे, इन चीजों को कैसे मैनेज करें और अपनी हेल्थ को अच्छी तरह मेंटेन कर सकें। बिल्कुल, ऐसे इसके हवाले से अपने दोनों मेहमानों से जानेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। हम एक ब्रेक की जानिब बढ़े नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें हम सेहतमंद जिस्म के साथ साथ सेहतमंद जहन का होना क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है और इस अहमियत को हम कैसे उजागर कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन करते ब्रेक पे जाने से पहले। और एहसन कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने सवाल किया हमारे दोनों मेहमानों से। वो सवाल रिपीट करते हैं और उस्मान से जानते हैं कि उनके पास इस हवाले से क्या सजेशन है। उस्मान, एहसन ने जिस तरह से हमारे साथ ये सवाल शेयर किया कि जब भी हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, कोई प्रेशर दिया जाए, वो उसको बेयर नहीं कर पाते। फ़लाँ दर्द हो गया, ये नहीं हो सकता, मेरे जहन में इतनी कैपेसिटी नहीं है, मुझे सर दर्द होना शुरू हो गया है। हम रिस्पॉन्सिबल होने से क्यों घबराते हैं? क्या इसके पीछे भी कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं? सर, आप किसी को कोई टास्क देते हैं या जिम्मेदारी देते हैं, आई थिंक आप उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर ला रहे होते हैं या कंफर्ट जोन से बाहर उन्हें ऑपरेट करना पड़ता है। सो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस की कमी होती है, जिसे हम लोग कबूलियत की कमी कहेंगे। वो आप पे मुसल्लत होने की कैफियत आएगी, आप उसे तस्लीम नहीं कर रहे होंगे, कबूल नहीं कर रहे होंगे। एंड ये ज़रूरी नहीं जिम्मेदारियों के साथ हो, ये लाइफ के वाक़यात और हालात के साथ भी हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस। इसकी एक और रीज़न ये भी हो सकती है शायद कि हमारे जहन में इतनी वाकई कैपेसिटी नहीं है, हम इतने पहले से बोझल हैं कि हम कोई नई चीज़ एक्सेप्ट कर सकें। यस, काफ़ी हद तक मुमकिन है कि हमारे पिछले इतने मसले मसाइल इकट्ठा हो चुके हों कि अब मज़ीद की गुंजाइश नहीं है। सो यस, दैट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। लेकिन इट हैज़ टू डू विद जो पिछला हमारा क्वेश्चन था कि लोग क्यों कतराते हैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प सीख करने के लिए। एक तो वजह बता दी कि वो नज़र नहीं आ रही थी, तो उसे डिले करने का चांस ज़्यादा होता है। सेकेंड इज़ यस, सोशल टैबू। मुझे तो नहीं समझ में आती ये बात कहाँ से आई, बट है ये पुरानी बात अब, क्योंकि नए दौर की अब सोच है कि नहीं, एक साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना इस बात की ज़ामिन नहीं है कि आप पागल हैं। इट जस्ट मीन्स कि आप एक बहुत ज़िम्मेदार शहरी हैं, ज़िम्मेदार इंडिविजुअल हैं, कि आप अपनी सेहत को, मेंटल हेल्थ को, जहनी सेहत को सीरियसली तवज्जो के साथ ले रहे हैं। सही। अब अलमिया ये होता है कि अब लेट्स सपोज हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ़ पीपल आए, उनमें से कुछ तो बहुत ही ज़रखेज़ ना
मोड में आते हैं कि जो मुझे कहा जा रहा है मैंने वो प्रैक्टिस करना है, समझ आए या ना आए, ठीक, उसको एब्जॉर्ब करना है। हाँ एग्जैक्टली, जज्ब करने के जहन के साथ आते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो आते तो हैं हेल्प सीख करने के लिए, लेकिन अपनी टर्म्स पे मदद चाहते हैं। अच्छा। सो आप फॉर एग्जांपल उन्हें एक चीज़ करने को कहें, तजवीज़ करें, तो पहले वो जानना चाहेंगे नहीं इससे होगा क्या। सही। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि वो करके ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं, ठीक है। सो ये आई वुड से टू द व्यूअर्स कि अगर आप लोग कभी भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मदद सीख करते हैं, सो खुला जहन बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको तजवीज़ की जाएंगी आपकी फ़ौरन समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल। कुछ चीज़ें वो शायद आपको ना समझ में आए जब तक हम लोग वो ट्राई ना करें। ये मैं ज़ाती एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ। या अच्छा, इस तरह जो है वो सिचुएशन महरीन भी देखती होगी कि मैं अपनी मर्ज़ी का ही डाइट प्लान लूँगा, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो तो मैं हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे कहा जा रहा है कि फॉर द टाइम बिंग आपके लिए सही नहीं है या आपके लिए नुकसान का सबब बन रही है, ये जो मर्ज़ी आ जाती है, ये जो हमारे बिहेवियर्स का इशू है, यकीनन ये भी हमारे जहन को बोझल बना रहा है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि आपका जहन कुछ कह रहा है और आपका दिल कुछ कह रहा है। दिल तो बहुत कुछ चाहता है, दिल मांगे मोर, ठीक है, दिल की तो कोई मांगने की और ख्वाहिशों की कोई हद ही नहीं है, ऐसे ही। लेकिन आपका जहन आपको बहुत सी चीज़ों पे राइट भी कह रहा होता है, बहुत सी चीज़ों पे रॉन्ग भी कह रहा होता है, और फिर आप जिन चीज़ों को राइट कह रहे होते हैं फिर वो आपको आपका जहन बता रहा होता है इसका शॉर्टकट भी है, इसका रॉन्ग कट भी है। सो डेफिनेटली अगर आप अपने बिहेवियर्स में देखें, लोग चाहते हैं कि हमें ओवर द नाइट बहुत जल्दी से कुछ चीज़ हमें मिल जाए। फॉर एग्जांपल आप स्किन वाइटनिंग चाहते हैं तो बस आप कहते हैं कि फ़ौरन स्किन वाइटनिंग हो जाए, वेट कम करना है तो बस फ़ौरन से वेट कम हो जाए, वेट अच्छा बढ़ाना है तो फ़ौरन से, अच्छा 6 एप बॉडी बनानी है तो 1 महीना जिम स्टार्ट किया, फिर आप फ़ौरन कंपैरिजंस में चले जाते हो कि 1 महीना हो गया, इतना खर्चा हो गया। ऐसे लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं? आप इसे जानते हैं। शेख आबिद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, हमारे रेगुलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, मैं कह रहा हूँ कि मुझे सुबह के टाइम कमर में दर्द है, सुबह के टाइम एक बार 1 घंटा मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, अजान देता हूँ, खड़ा नहीं होना चाहता है, उसके बाद जब नल में रचना कर लेता हूँ ना, तो उसके बाद कमर हमारी ठीक हो जाती है। तो डॉक्टर साहब से पूछना मतलब क्या करना चाहिए हमें, इसका दुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख आबिद। हम जो है वो महरीन से ज़रूर जानेंगे इस हवाले से कि वो आपको कुछ खुराक जो है सजेस्ट कर दें, कोई ऐसी ग़िज़ा कि जिसके ज़रिए आप अपनी कमर को बेहतर बना सकें, या कमर के दर्द, मुख्तलिफ जिस्म के दर्द जो हैं वो भी खुराक के ज़रिए बेहतर बनाए जा सकते हैं। आप अपनी बात को कंप्लीट करें पहले। हाँ जी, तो आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि इस तरह के लोगों को हम किस तरह कन्विंस करते हैं। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है इस तरह के लोगों को कन्विंस करने के लिए, जो कि स्पेशली हमारे पास एक पहले से एक माइंड लेकर आते हैं, जो पहले से ये सोच कर आए होते हैं कि अच्छा मेरी फलां जानने वाली ने तो 6 महीने में कोई 25 किलो वजन कम किया था, तो मुझे भी 25 किलो वजन कम करना है। सो इस तरह के जब आप माइंडसेट बना के क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो हम पहले उसको उनकी असेसमेंट के हिसाब से समझाते हैं, उनको बताते हैं कि आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म, आपकी हिस्ट्री, आपका जो प्रेजेंट केस है वो वेरी करता है, दूसरे बंदे से डिफरेंट है। सो आप इस चीज़ पे मत जाओ कि मुझे कितना फास्ट रिजल्ट चाहिए। आप इस चीज को आपने बनाना शेक मना नहीं किया था, मुझे मना कर एग्जैक्टली आपने उसको मना नहीं किया तो मुझे क्यों मना किया। आप इस चीज पे जाओ कि आप सेफली एंड आप हेल्दी तरीके से कितना कम कर सकते हैं। आपकी सेहत सबसे पहले है। देखो हमारे पास बाज़ दफ़ा इस तरह के लोग आते हैं, वो हमारे पास बड़े शॉर्ट टर्म गोल्स लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल मार्च में शादी है तो मैंने 10 किलो वजन कम करना है, लहंगा पहनना है, मैंने लहंगा पहनना है, मैंने ऑल ऑफ अ सडन वेट कम करना है, या मैंने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, या मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन वेट कम करना है। देखो आपकी चाहे वो वेट गेन है, वेट लॉस है, आपकी हेल्थ की कोई भी चीज़ है, इसमें प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा आज का टॉपिक भी है कि मेंटल हेल्थ। सो आप जब भी कभी कोई प्लान करना चाह रहे हो, कहीं आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, आपकी शादी है, आपकी फैमिली में किसी की शादी है, तो आप पहले से प्लान रखो। आप 5-6 मंथ्स एटलीस्ट पहले से उस चीज़ की प्रिपरेशन करो। आप पहले से प्लानिंग करो कि उस इवेंट के लिए मैंने अपने आप को फिट करना है। सो आपकी कंसिस्टेंसी इज द की। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका सीरियस एटीट्यूड, आपकी जो कंसिस्टेंट बिहेवियर है और आपकी सोच है, वो ही एक्चुअली आपको रिजल्ट देती है। सो आपका कोच अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। आपका कोच की एफर्ट हर एक के लिए सेम होगी, लेकिन कोई रिजल्ट देगा, कोई रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर हम जहन में ये सोच लें कि हमारा साथ जो रवैया हो रहा है वो डिफर करता है दूसरों के साथ, जो है वो बहुत अच्छा बिहेवियर था आपका, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मजीद बढ़ जाती है। सबा काज़मी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपके मेहमानों को सलाम। और मैं तो रोज ही आपका प्रोग्राम देखती हूँ और आपको सवाल पूछती हूँ। मेरा सवाल ये था कि जिस्म तो ठीक है, हम सेहतमंद कह रहे हैं, जहन भी, लेकिन जहन किस तरह सेहतमंद हो? आप टीवी देख ले, आप मोबाइल देख ले, ऑफिस देख ले, घर का माहौल देख ले, जब इतनी टेंशन होगी कहाँ से सेहतमंद जिस्म आएगा और कहाँ से सेहतमंद जहन आएगा ना।
तो ये सब डॉक्टर से, ये टेंशन जो होती है वो क्यों होती है? मुझे खुद बहुत टेंशन होती है। अच्छा ठीक है सबा, हम ज़रूर जानते हैं उस्मान के पास क्या सजेशन है आपके लिए। सबा कह रही हैं कि हम जो है वो टीवी देखें, मोबाइल देखें, ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी नज़र दौड़ाएं टेंशन ही टेंशन है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। इतना स्ट्रेस हमने क्यों हावी कर लिया उस्मान अपने सरों पे? आई थिंक अब ज़िंदगी का एक जो साइकिल है वो इतना टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ हो चुका है। इनफैक्ट कल रात को मैं किसी से बात कर रहा था कि जो जनरेशन 80s और 90s में पली और बड़ी वो काफ़ी लकी थी, बिकॉज उन्होंने वो पुराना दौर भी देखा जब लोगों ने अगर सफ़र करना होता था तो गूगल मैप्स नहीं होते थे। बहुत अच्छा टाइम था, लोगों को मैप्स देखने पड़ते थे, एक दूसरे से उतर के पूछना पड़ता था। सो वो जो इंसानी इंटरेक्शन थे ना वो बहुत एक नॉर्मल लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे। टेक्नोलॉजी बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो ज़िंदगी में इतनी इन्फ्यूज़ हो चुकी है कि शायद हमारे एक दूसरे से इंटरेक्शन सिवाय मतलब के और काम के कम हो गए। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हम लोग अपने दोस्तों को सिर्फ उनकी खैर खैरियत के लिए कॉल करते हैं, या कोई दोस्त हमें खैर खैरियत के लिए कॉल करता है। नॉर्मली इट्स यूजुअली टू मेक अ प्लान या फॉर सम वर्क, ठीक है। सो हमारी लाइफ की थीम काफ़ी चेंज हो चुकी है। अच्छा दूसरी बात, यस सोशल मीडिया इज़ काफ़ी एक क्या कहना चाहिए, मज़ेदार सी चीज़ है, यानी कि उसे जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें ना वो आपको उसी तरह के नताइज दे जाएगी। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल वो पेजेस फॉलो कर रहा हूँ जो कि शायद ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ लाते हैं, या फॉर एग्जांपल मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन लाते हैं, सो मेरी लाइफ में भी रिजल्ट्स मुझे वही मिलेंगे। बट देन देयर आर मैनी पेजेस, मैनी साइट्स जो कि पॉजिटिव मैसेज, हेल्दी सोल्यूशंस उस तरफ आपको ला रहे थे। या चलें आप हेल्थ एंड पॉजिटिविटी से हट के भी बात करें तो प्रोडक्टिविटी की तरफ, हाउ मेनी स्किल बेस्ड पेजेस आर यू फॉलोइंग, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आप सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एंड देन इन आई मीन जो हमारी लास्ट कॉलर है, आई वुड से कि डिस्पाइट एवरीथिंग, कि जितनी भी ज़िंदगी में मसरूफियत हैं और जितने भी मामलात हैं, हमें दिन में फिर भी कुछ घड़ियाँ, कुछ चंद लम्हात अपने साथ मिल जाते हैं। बेशक वो सोने से पहले वाले 5 मिनट हों, या वज़ू करने के लिए 10 मिनट हों, या खाने के टाइम, हमें कुछ लम्हात अपने साथ मिल जाते हैं। उन लम्हात में हम अपने आप से जो गुफ्तगू है उसे मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अकेले में अपने टाइम में मेरा दिमाग कहता है यार दुनिया तो फारिग हो चुकी है, अब कोई हाल नहीं, ठीक है। सो आई कैन रिमाइंड माई सेल्फ कि नहीं, दुनिया में काफ़ी चीज़ें अभी भी सही हैं। इट डिपेंड्स कि मैं अपने आप को पैगाम क्या दे रहा हूँ, ठीक है। एंड हम लोग ज़्यादातर इंसानी एक फितरत है कि हम लोग मवाजने में और गिले शिकवे में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, क्योंकि ये आसान है, ठीक है। अब मुश्किल का मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी चीज़ से गिला या शिकवा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा इस नतीजे में किरदार कितना है, ठीक है, कि क्या मैं उतना कर रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में। हमारा ज़्यादातर फोकस होता है उन चीज़ों पे जो हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं। उसने ये कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा ना करता तो मेरे साथ ऐसा एग्जैक्टली उसने मेरे साथ ये कहा तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। वो ठीक है, बात सही है कि बात शायद गलती हुई हो, लेकिन गुस्सा आना और फिर गुस्से का इजहार करना शायद मेरे अपने इख्तियार में था, ठीक है। सो एंड देन फिर ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो हमें निशानदेही करी होती हैं कि ऊपर कुछ चल रहा है, जिससे इस सब मुरम्मत की ज़रूरत है कि हमें ये देखना है कि कितनी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। और यही जो कंट्रोल की बात हम ग़िज़ा के मामले में करते हैं, तो महरीन यकीनन हम अगर अपनी खुराक को कंट्रोल कर लें तो अपने जहन को बेहतर बना सकते हैं, मुतहरिक कर सकते हैं। कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है? हमारे दरमियान में मैं ऐड करना चाहूँगी, एक कॉलर थे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि मुझे बॉडी पेन्स है, मैं नमाज के लिए भी खड़ा होता हूँ तो मुझे बॉडी पेन्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपना विटामिन डी चेक करवाना चाहिए, ठीक है। विटामिन डी की कमी, अगर आपको विटामिन डी 20 पॉइंट से कम है, आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी की कमी के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको फटीग एंड बॉडी पेन्स होता है, खास तौर पे जॉइंट पेन, लेग पेन और बैक पेन, जो कि ये कंप्लेंट कर रहे थे। सो मोस्ट प्रोबेबली कि इनका विटामिन डी लेवल कैन बी लो, ठीक है। सो अगर 20 पॉइंट से विटामिन डी कम है, आप कोई भी नियर बाय लैब से टेस्ट करवा लें। अगर 20 पॉइंट से कम है विटामिन डी, तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स और सूरज की रोशनी, रोज़ाना आधा पौना घंटा सूरज की रोशनी ले, आपके बॉडी पेन्स वगैरह अगर वो विटामिन डी की वजह से हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, सेकंड एक जो कॉलर ने क्वेश्चन किया था कि जब भी कोई टेंशन होती है या कोई चीज़ होती है, हम किस तरह से अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। मैं एक चीज़ इस पर ऐड करना चाह रही हूँ जो कि आपके क्वेश्चन के साथ में भी लिंक्ड है। देखो, हालात को हम बदल नहीं सकते। बहुत सारी फीमेल्स, बीइंग अ फीमेल, बहुत से हमारे जो इश्यूज़ होते हैं हमारे मैके की तरफ से हो सकते हैं, हमारे इन लॉज के इश्यूज़ हो सकते हैं, फीमेल्स के जॉब पे इश्यूज़ हो सकते हैं, मेल्स के अपने जॉब पे इश्यूज़ हो सकते हैं, बच्चों के अपने एजुकेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं।
देखिए प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर, हम प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर सकते, हम इश्यूज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, बट फॉर एग्जांपल हम कोविड-19 हम कहते हैं कि अब ये वायरस इतना फैल चुका है कि अब हमें इसके साथ ही जीना है, बिल्कुल, लेकिन हमने बचने के लिए क्या बनाया, हमने वैक्सीन बना ली। इसी तरीके से हालात तो वही हैं, परेशानियां तो वही हैं, चीज़ें तो वही हैं, आपने देखने का अंदाज बदलना है। और जब आप देखने का अंदाज बदलते हैं तो वो स्ट्रेस आप पे हावी नहीं होता। देखो हमारी बॉडी पे दो तरह के हार्मोन्स हैं, एक आपके अंदर जो है रिलैक्सेशन हार्मोन्स हैं और एक स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। कुदरत का तरीका ही ये है कि अगर आपके के रिलैक्सेशन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिलैक्सेशन हार्मोन्स कैसे बढ़ेंगे? विद द यूज ऑफ हेल्दी डाइट, ठीक है, आप ऑर्गेनिक फूड लो, आप हेल्दी डाइट लो, वाटर इनटेक अच्छी करो, आप जंक फूड इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करो। नंबर 2, वॉक एक्सरसाइज। सही, अगर एक बंदा वॉक एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी जिंदगी में चाहे जितनी भी टेंशन्स हैं, अगर वो वॉक और एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके रिलैक्सेशन हार्मोन्स बढ़ेंगे एंड स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे। और ये दोनों चीजें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर हम इसको अवेल करना चाहें और थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना चाहें। इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो सकता है अपने दोनों मेहमानों से जानेंगे और आज के दूसरे टॉपिक की जाने भी बढ़ेंगे। एक ब्रेक की जाने हम बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद, और हम डिस्कशन करें सेहतमंद जिस्म के साथ साथ सेहतमंद जहन का होना क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत को उजागर करें। और इसके साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। पुरसकून नींद का इंसानी कारकर्दगी पर क्या असर है और कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी पुरसकून नींद को यकीनी बनाएं। इसके लिए कितनी एफर्ट करनी है, किस तरह से अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को हमने डेवलप करना है और इसके लिए क्या एफर्ट दरकार है, ग़िज़ा का, खुराक का इसमें क्या किरदार है, उसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। उस्मान, ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है इस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए कि वो अपनी नींद को पुरसकून बनाए? आई थिंक उतना ही ज़रूरी जितना कि सांस लेना ज़िंदा रहने के लिए। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इज़, बिकॉज स्टडीज़ ये शो करती हैं, तहकीक ये शो करती है कि जो आपकी नींद की क्वालिटी होती है और नींद की मुद्दत, दोनों क्वालिटी भी और मुद्दत भी, वो डायरेक्टली आपके जो अवेक आवर्स होते हैं, आपकी परसेप्शन को, आपको दुनिया के देखने का ज़ाविया, आपकी मेमोरी को, याददाश्त को, आपके फ़ैसला करने की सलाहियत को, ठीक है, और अपने मूड को मॉनिटर करने की सलाहियत को डायरेक्टली मुतासर करती है। सो अगर मेरी स्लीप की, नींद की क्वालिटी भी मुनासिब है और मुद्दत भी मुनासिब है, तो चांसेस कि मैं दुनिया में एक बहुत पुरसकून तरीके से ऑपरेट करूँगा काफ़ी हाई हैं। लेकिन अगर मेरी नींद की क्वालिटी मुतासिर है एक नेगेटिव अंदाज से, तो फिर चांसेस आर कि मेरे वो जो स्ट्रेस है या वो जो कमी है वो मेरे फिर रिलेशनशिप्स में भी आया होगी। एंड रिलेशनशिप्स कैन बी पेरेंट्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, अजनबियों के साथ, रिक्शे वाले के साथ आप बहस करना शुरू हो जाओगे कि शायद वो ऐसा मौका कि आप डिटैच करके हट जाओ अगर आप पुरसकून हालत में हो, लेकिन फिर वो अपने आप को मनवाने के लिए फिर आप बहस में पड़ जाओगे। अच्छा, जिन लोगों की ये नींद की जिस तरह से ड्यूरेशन की आप बात करें वो फ्लक्चुएट करती है, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, तो उनके जो मूड स्विंग्स हैं वो भी ज़्यादा आते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज देखें अगर आपके जिस्म को रेस्ट नहीं मिल रहा और दिमाग को रेस्ट नहीं मिल रहा, तो फिर अगले दिन आपके बेसिकली आप एक कमी वाली कैफियत में उठोगे ना, और वो बेसिकली कमी ज़हनी सुकून की भी और जिस्मानी सुकून की भी है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने भी एक स्टडी में पढ़ा था कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी 7 से 8 घंटे की नींद मुनासिब होती है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट पहलू जो आई थिंक हम लोग मिस कर जाते हैं, यहाँ से हम लोग जब हम ये सुनते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है अच्छा मिनिमम कम से कम 7 घंटे, यानी कि 5, 4 या 3 घंटे इनफ नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो ये है कि 8 घंटे से ज़्यादा की नींद भी जो है वो भी एग्जैक्टली यही सेम रिजल्ट्स, मनफी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी कि जहाँ पे आपकी यादाश्त मुतासिर है और आपका ज़ाविया, सारी चीज़ें मुतासिर है। सो ये 7 to 8 आवर्स की विंडो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप नोटिस करेंगे कि जो डिप्रेशन, जिन्हें क्लिनिकली आप डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं,
वो एक्सेसिव सोएंगे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, और वो जब फिर भी वो प्रेशराइज ही हैं, बोझल तबीयत के साथ ही उठते, फ्रेश नहीं उठते। बिकॉज से देखें ना, अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं, सो ग्राफ इसकी जो 7 से 8 घंटे की विंडो है ना, ये इसका बेस्ट पॉइंट है। इससे अब आप घंटे तो बढ़ाएंगे लेकिन क्वालिटी नीचे आना शुरू हो जाएगी। एंड इसमें एक और पहलू जो इम्पोर्टेंट है, I think we'll just switch to Mehreen and let me just come back to this with you. चलें जी, महरीन से बात कर लेते हैं। महरीन, उस्मान की फरमाइश पर अब हम आपके पास आ रहे हैं, तो ये बताएं कि ग़िज़ा का क्या किरदार है। बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं, अगर हमारी नींद डिस्टर्ब है तो हमारा खाने का दिल नहीं करता, अगर कुछ खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। क्या ये दोनों भी आपस में रिलेट करते हैं? बिल्कुल लिंक्ड हैं। आप इसमें देखो, हमारी बॉडी के जो रेगुलेटरी एजेंट्स हैं, जो बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं, हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म होता है, डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को, देखो एक जिस्म है तो अंदर क्या कुछ चल रहा है, अल्लाह का क्या इंतज़ाम चल रहा है वो हमें दिख नहीं रहा होता, लेकिन हमारी बॉडी को पूरा का पूरा जो कंट्रोल करता है, ब्रेन जो है वो हेड है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है बाय डिफरेंट एंजाइम्स, बाय डिफरेंट हार्मोन्स, बाय बॉडी मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ें। स्लीप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लीप ही वो चीज़ है जो कि बॉडी मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है, बॉडी हार्मोन्स को भी अफेक्ट करती है, हमारे बॉडी एंजाइम्स को भी अफेक्ट करती है। अब देखो, अगर आप कम सोए हो या आप ज़्यादा सोए हो तो उससे क्या होता है कि आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म कैन बी स्लो। ठीक है, आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ। बॉडी मेटाबॉलिज्म है क्या? वो स्पीड जिससे आपकी बॉडी फूड को बर्न करती है एंड कन्वर्ट दैट फूड इनटू कैलोरीज। ठीक है, अब आपका जब वो बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ, इसका मतलब वो स्पीड स्लो हो गई तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया, आपकी पूरी बॉडी स्लो हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। और जब आप अच्छा सोओगे, आपका ब्रेन फ्रेश है, आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म फ्रेश है, स्पीड अप है। कहते हैं ना कि सुबह के काम में बरकत होती है, बिकॉज सुबह के टाइम आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म कुदरती तौर पे अप होता है, तेज होता है, तो आपको मॉर्निंग में ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है। आप ज्यादा काम कर सकते हो, ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हो। दिन में सो रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, उनका भी सिस्टम डिफरेंट होता है। अच्छा देखो, कुछ लोगों की ऐसी रूटीन होती है, फॉर एग्जांपल कोई कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर है जिसकी रूटीन ही इस किस्म की है, तो वो अपनी रूटीन को मोल्ड कर लेगा। व्हाट अबाउट दोस स्टूडेंट्स जो कि वीकेंड्स में पूरी पूरी रात जागते हैं, या वो रात को 2:30-3 बजे सोते हैं और सुबह 7 बजे फिर यूनिवर्सिटी के लिए उठ जाते हैं। उस सूरत में आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हुआ, आपकी बॉडी हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, आपकी बॉडी एंजाइम्स डिस्टर्ब हुए। जितना मर्जी अच्छा खा लें, चाहे जितना भी अच्छा खा ले, आपकी बॉडी को एक्चुअली जो चीज़ चाहिए वो आप उसको नहीं दे रहे हो। और स्लीप एक ऐसा पैटर्न है, देखो हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं अच्छा वेट कम करना है, फाके शुरू कर दो, वेट कम करना है, जिम स्टार्ट कर दो, वेट कम करना है, अच्छा हर मुमकिन कोशिश कर लेते हैं, मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रॉब्लम्स होते हैं। वी टेल देम कि आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल करें, वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। वी टेल देम कि अपनी नींद अच्छी करें, वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो हमें क्वेश्चन करते हैं कि क्यों, नींद का क्या ताल्लुक है, सोने का क्या ताल्लुक है, स्ट्रेस का क्या ताल्लुक है वजन के साथ में। सो ताल्लुक ये है कि आपका ब्रेन जितना फ्रेश होगा, आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम जितना हेल्दी होगा, इतना ही ज़्यादा आपके प्रोडक्टिव, आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी प्रोडक्टिव होगी। और कुछ ऐसी खुराकें होती हैं, जैसे कि मैंने अभी ब्रेक से पहले भी बताया था कि जो हम जंक फूड खाते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें आ गई हैं कि हम आटा भी इस्तेमाल करें तो वो मैदे वाला, अच्छा अंडे भी बना रहे हैं तो वही तले हुए ऑमलेट, फ्राइड एग्स की सूरत में बन रहे हैं, मूंगफलियाँ खा रहे हैं तो पूरे पूरे पैकेट खा जाते हैं। इसके अलावा पिज़्ज़ा, शवर्मा, और फिर जो पाकिस्तानी कल्चर में जो मेहमानदारी है, फॉर एग्जांपल शादियां हैं तो शादियों में बड़ा लैविश बिरयानी भी है, कोरमा बिरयानी भी है। अच्छा आप बूफे पे चले गए तो वहाँ ले लिया, फिर मेहमान है तो उनके लिए आपने 5-6 किस्म के फूड बनाए, फिर मेज़बान भी खा रहा है, मेहमान भी खा रहा है। सो ये वाला जो हमारे पाकिस्तान में जो कल्चर है जिसमें कि आप ना चाहते हुए भी अनहेल्दी ईटिंग हो जाती है, इन चीज़ों को मैं समझती हूँ कि थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको हेल्दी करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये सब चीज़ें आप इस तरह से करेंगे तो हमारी बॉडी इस बात को नहीं समझती कि आप किस कल्चर में हैं, आप किस मुल्क में हैं, आपने कितनी शादियाँ अटेंड की हैं। आपकी बॉडी को तो वही चाहिए जो उसको ज़रूरत है। सो आप जितना हेल्दी इनपुट करोगे इतना ही हेल्दी आउटपुट आएगा। अच्छा मेरीन, फॉर इंस्टेंस अगर हम ये डिस्कशन करें कि ये तो हमने
खा लिया, क्योंकि आदतन जैसे आप भी कह रही हैं कि हमारा कुछ कल्चर ऐसा है, कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है कि ना चाहते हुए भी हम इनटेक कर ही लेते हैं। अब उसको बर्न आउट कैसे करें, उसको यूटिलाइज कैसे करें? अच्छा, ये क्वेश्चन में एक जो बहुत मेनली क्वेश्चन आजकल मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं वो ये है कि अप्रैल से रोज़े हैं और फरवरी मार्च में शादियाँ बहुत चल रही हैं। सो लोगों का ये बहुत क्वेश्चन होता है कि वेडिंग सीजन में हम अपनी डाइट को किस तरह से कंट्रोल करें। अच्छा, इसका एक सिंपल आंसर अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ और देखने वालों को भी बता रही हूँ। देखो, आप शादी के फंक्शन में जाते हैं, या वो दोपहर का फंक्शन होता है या वो रात का फंक्शन होता है। सो एटलीस्ट अगर आप कहीं फॉर एग्जांपल आप डिनर पे जा रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच आप लाइट रखो। ठीक है, लंच स्किप कर दें? नहीं, स्किप मत करो। टेक सम फ्रूट्स, कोई हल्का फुल्का सा कोई फ्रूट ले लो, योगर्ट ले लो, कोई लाइट से कोई नट्स ले लें, ग्रीन टी ले लें, और आप फिर अपना डिनर जो है ये नहीं कि बस सही तुन के खाएं, आप डिनर भी खाएं। अच्छा, इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा तैयारी करनी है अब तो हमने रात को। नो, मतलब कि आप डिनर पे फॉर एग्जांपल जा रहे हो ना, आपको पता है कि थोड़ा सा रूटीन से मैं ज्यादा खा लूंगा, सो उस चीज में आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके आप डिनर पे जाओ, लेकिन वहां पर भी कोशिश करें कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल रखो। लाइक आप सब चीजें बेशक ले लो, लेकिन आपकी एक प्लेट से ज्यादा आपका पोर्शन हो। ये नहीं कि आप बार बार जा रहे हैं और भर के प्लेटें ला रहे हैं और फिर वेस्ट भी कर रहे हैं। और अगर लंच का फंक्शन है, ठीक है, आप कहीं शादी पे जा रहे हो, वलीमा दोपहर का है, तो टेक अ वेरी लाइट ब्रेकफास्ट, ठीक है, और फिर डिनर में आप जस्ट फ्रूट्स लें और फिर लंच आप अपना कर लें। इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी कैलोरीज को मैनेज कर सकते हैं। और वॉक एक्सरसाइज मस्ट है, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि टाइम नहीं होता, फंक्शंस हैं, हम शादी की प्रिपरेशन में हैं, सो वॉक एक्सरसाइज की रूटीन नहीं है, बहुत ठंड है, वॉक पे नहीं जा रहे। मस्ट गो फॉर अ वॉक, एटलीस्ट घर में ही वॉक कर लें, घर में टेरेस है, छत है, आधा घर के कमरों में ही वॉक कर लें, एटलीस्ट करें तो सही। आप अपना आधा पौना घंटा, 1 घंटा लाजमी वॉक करें, एक्सरसाइज करें। वेडिंग सीजन को मैनेज करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं और थोड़ा सा अपनी डाइट को घटाएं। बिल्कुल, क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको भी हम किसी ना किसी तरह से मैनेज करें। वॉक और एक्सरसाइज की हम बार बार बात करें तो इसको किस तरह से अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं, और ये कितना ज़रूरी है कि अगर हम वॉक करें तो भी हमारी नींद अच्छी हो सकती है, पुरसकून हो सकती है और हमारा जहन मुतहरिक हो सकता है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, उस्मान से जानेंगे उनके पास क्या सॉल्यूशंस, क्या सजेशंस हैं कि पुरसकून नींद को किस तरह से अपनाया जा सकता है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी नींद अच्छी हो तो उसके लिए कितनी एफर्ट करनी है। आजकल तो हम देखते हैं कि बच्चों की नींद भी डिस्टर्ब है और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे। उनको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से रोकना है, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को किस तरह से मुतासिर करिए। कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, सॉल्यूशंस और सजेशंस को डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। 2 डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सेहतमंद जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है कि सेहतमंद जहन भी हो और इससे हमारी कारकर्दगी किस तरह से बेहतर होती है, इसकी अहमियत को हमने उजागर किया। इसके साथ साथ पुरसकून नींद का होना क्यों ज़रूरी है, इससे इंसानी कारकर्दगी और इंसानी सेहत कैसे बेहतर बनती है, ये भी हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। अब हम सॉल्यूशंस और सजेशंस की जाने बढ़ेंगे कि किस तरह से अपनी सेहत को तो बेहतर बनाना है, अपनी स्लीपिंग जो पैटर्न्स हैं उनको डेवलप कैसे किया जा सकता है, अच्छी नींद का हुसूल यकीनी कैसे बना सकते हैं। तो हमने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे, उस्मान से जानेंगे उस्मान नींद को बेहतर बनाना है। बच्चों के हवाले से हम बात करना चाहते, आजकल हम बच्चों को देखते हैं वो भी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का शिकार है। क्या वजूहात हैं, क्या उनकी जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी रूटीन और उनके स्केड्यूल ऐसे हैं कि वो रात भर जागते हैं और फिर पूरा दिन सोते हैं? तो मसला तो सामने ही है कि आवर्स जो हैं वो फ्लिप हुए हुए हैं। एंड इफ़ यू नोटिस कि मेरी ने शुरू में कहा था कि सूरज की रोशनी जो है वो विटामिन डी की एक बहुत बड़ी सोर्स है। सो टेक्निकली अगर आप रातों को जागे सुबह में सो रहे हैं, आपने अपने आप को उस चीज़ से महरूम कर लिया। आप बड़े हो बच्चे हो, डजेंट मैटर, इंसान तो हो ना, ठीक है, असर वही होगा। आग बच्चे पे भी वही असर करेगी जो बड़े पे असर करेगी। सो मैं 2 सोल्यूशंस दूंगा जो कि बच्चों पे भी लागू हो सकते हैं एंड बड़ों पे भी लागू हो सकते हैं, और बच्चे शायद उन्हें बेहतर तरीके से बड़ों की हिमायत और इन्वॉल्वमेंट के साथ बेहतर अपना सकते हैं। ठीक है, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं कि सोने से पहले अपना फ़ोन बिल्कुल साइड पे कर दें, ठीक है, एंड कोशिश करें कि अपनी बॉडी के साइकिल को पहचानें कि आपको बेस्ट नींद या सबसे ज़्यादा नींद का जोर किस वक्त आता है। कितनी देर पहले, क्योंकि हम तो 1 मिनट पहले शायद रखते हैं।
सो इसका आंसर अभी इफ़ व्हेन आई कंप्लीट माई आंसर खुद ही मिल जाएगा, ठीक है, कि वो दौरानिया कितना होना चाहिए। सो आप अपने मैटर्स पे गौर कर सकते हैं और अगेन अपनी बॉडी पे, साइकिल पे गौर करें कि मुझे सबसे तेज़ नींद का झोंका किस वक्त आता है, 10, साढ़े 10, 11, एंड आपने उसे कैश करना होता है, उस वक्त अपने आप को सोने की तरफ ले आना होता है। ये तो हो गए कि लाइक फिजिकल एक्शंस। दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, आप ये सारी चीज़ें कर लो, मैटर्स अच्छा ले लो, फ़ोन साइड पे कर लो, ये चीज़ बंद नहीं होती है। इसे कैसे बंद करना है या इसे कैसे कायल करना है कि अभी सोने का वक्त है। सो 2 थिंग्स मैं अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ। वन इज़ ग्रैटिट्यूड लिस्ट, कि आप फ़ोन साइड पे रख के अपने जहन में एक फहरिस्त बनाना शुरू कर दो हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। अब नॉर्मली आप किसी से कहें कि फ़ौरन पूछें आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो, कहेंगे मेरे पास घर है, मेरे पास नौकरी, मेरे पास फैमिली, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। बट अगर आप इसमें ज़्यादा गहराई से जितना जाना चाहो ना, आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हो सकता हूँ, मेरा हाथ है, 5 उंगलियों के साथ है, पूरी उंगलियाँ 5 काम करती हैं, मुझे सांस सही आ रहा है, मेरे पास नाक है, मेरे पास आँखें हैं, आप लामहदूद है लिस्ट। द पॉइंट इज़, इस एक्सरसाइज का पॉइंट ये है कि जब आपने ग्रैटिट्यूड लिस्ट अपने जहन में बनाना शुरू कर दी, हमारा मकसद है बनाते 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 नींद की कैफियत में चले जाना है। इसका फ़ायदा यह है कि अब आप एक पुरसुकून हालत में अपने लाशऊर में दाखिल हुए हो। 6, 7, 8 घंटे जितनी भी देर सोते हो, जब आप उठोगे तो आपके पास तकरीबन 16 से 18 घंटे हैं जगाई के। जब आपका लाशऊर पुरसुकून सो रहा होगा तो आपके वो क्या कहते हैं होश की हालत भी जो है ना, या जागने का टाइम, वो भी बहुत अच्छा गुजरेगा। सो टिप नंबर 1 इज़ ग्रैटिट्यूड लिस्ट को बनाएं। और मोबाइल फ़ोन का जवाब यहीं पर है कि वो आप 30 सेकंड की लिस्ट बनाएं, 3 मिनट की लिस्ट बनाएं, लेकिन वो आपका आखिरी अमल ये होना चाहिए। सेकंड थिंग, उमूमन हमारा जो जहन होता है वो या तो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में बटा होता है, तशवीश, एंग्जाइटी कि यार वो काम होगा या नहीं होगा, या आगे क्या होगा, या फिर हम लोग माजी में होते हैं कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हमारे इख्तियार में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। एक चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं सुकून की दुआ। आई विल जस्ट फिनिश माय आंसर विद दिस। जब मैं मिक्स करता हूँ ग्रैटिट्यूड लिस्ट और सुकून की दुआ। सुकून की दुआ बहुत सादी सी है। आप अपने खुदा से, जो भी आपका दीन, ईमान, धर्म है, आप कहते हो कि ए खुदा मुझे इतना सुकून दे कि मैं उन हालात को तस्लीम कर सकूँ जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। क्या बात है। मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं उन हालात को बदल दूं जिन्हें मैं बदल सकता हूँ और मुझे अकल दे कि मैं इन दोनों में फ़र्क जान सकूँ। वाह, क्या यहाँ से हमें ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन हो सकती है, वो आप ना तफरीक कर सकोगे अपने जहन में कि यार मैं जिस चीज़ के बारे में परेशान हो रहा हूँ, ये कंट्रोलेबल है या नहीं, वो मेरे इख्तियार में है या नहीं है। खुदा पे छोड़ दो, दुआ करो, उम्मीद पे यकीन रखो। अगर मेरे इख्तियार में, तो परेशानी के अलावा मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, किससे बात कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल अमल है, ये मेरे टिप्स हैं। बहुत ही खूबसूरत टिप है, और अगर हम इसको अपनाने तो यकीनन हम पुरसकून नींद भी अपना सकते हैं और अपने जहन को भी मुतहरिक बना सकते हैं। थोड़ा सा डाइट प्लान अगर हम आपसे जानना चाहें कि कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल या कुछ ऐसे एसेंशियल्स जो हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करें ताकि हमारा जहन भी एफिशिएंट हो और साथ ही साथ नींद भी बेहतर बनाई जा सके। ब्रेकफास्ट से अगर स्टार्ट करें तो ब्रेकफास्ट में कोशिश होनी चाहिए हर बंदे की कि उसको बेस लाइन जो है वो प्रोटीन्स को ज़रूर रखें अपने ब्रेकफास्ट में। फॉर एग्जांपल आपके हेल्दी ब्रेकफास्ट में चाय या कॉफ़ी के साथ में जो भी आपको पसंद है, साथ में बॉइल्ड एग हो सकता है, ठीक है, बादाम या अखरोट हो सकते हैं, या फिर सीरियल्स हो सकते हैं अलॉन्ग विद द फ्रूट, ठीक है, बजाय इसके कि हम वो पराठे, हलवा पूड़ी, चने, नान वगैरह की निस्बत सीरियल्स विद फ्रूट या नट्स या फिर एग किसी भी फॉर्म में विद लो ऑयल कुक्ड बहुत हेल्दी आइटम्स हो सकते हैं। आपकी जो मिड मॉर्निंग स्नैक है उसमें भी स्किम मिल्क हो सकता है, स्किम योगर्ट हो सकता है, ये मैं 10:30-11 बजे की बात कर रही हूँ। आप एक कप कॉफ़ी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि स्किम मिल्क में बनी वो हो, कम से कम चीनी वाली या बिल्कुल विदाउट चीनी के। फ्रेश फ्रूट्स आजकल जैसे सीज़न में है, सेब हो गया, अमरूद हो गया, कीनू, माल्टे, मौसमी, फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दोपहर के खाने की तरफ जाते हैं तो बॉइल्ड राइस, लेकिन ब्राउन राइस, ठीक, बॉइल्ड राइस, वाइट राइस नहीं, बॉइल्ड राइस में ब्राउन राइस विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि आप इसके साथ में या फिर चपाती है तो चक्की के आटे की होल ग्रेन की रोटी बिल्कुल छोटी सी, अलॉन्ग विद दैट अगर कोई सब्जी है तो बिल्कुल कम से कम ऑयल में बनी हुई, या दाल है तो बहुत थोड़े से तड़के में बनी हुई, या फिर अगर गोश्त है तो उसमें बीफ और दुम्बे का गोश्त अवॉइड करके छोटा गोश्त या चिकन या फिश किसी भी सब्जी के कॉम्बिनेशन में यूज करके, साथ में कोई अच्छा सा सैलेड ले लिया या दही ले लिया, या आपका हेल्दी लंच हो सकता है, ठीक है। सो अब इसमें आप निकाल देना कि वो जिसमें वो कहते हैं वो चपली कबाब फ्राई हुए हुए और साथ में वो नान और आइसक्रीम और हलवे, उनको टोटली निकाल दिया।
और इसी तरीके से जैसे मैंने लंच का बताया है, डिनर में भी यही प्रैक्टिसेस हम करें। जैसे आप दाल बना रहे हो तो उसमें कम ऑयल डालो, आप सब्जी बना रहे हो तो उसमें घी अवॉइड करो, आप ज़्यादा उसमें आलू या इस तरह की चीज़ें बीच में ना डालें, फ्राइड आइटम्स को बहुत ज़्यादा परहेज रखें। देखो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि चीनी चावल चिकनाई, ठीक है, तो आप चीनी कम कर दें, चावल कम करें, और अगर चावल ले रहे हैं तो फिर ब्राउन राइस लें बजाय इसके कि आप वाइट राइस लें, या पुलाव बिरयानी को अवॉइड करें। और चिकनाई में सारी फैटनिंग चीज़ें आ जाती हैं, इसमें सारी बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और फिर हम ऊपर से जैसे फ्राइंग कर रहे होते हैं पकौड़े, समोसे, कचौरी और मायोनीज और इस तरह की जो फैटनिंग चीज़ें होती हैं, इसको अवॉइड करें। ज़्यादा कोशिश करें कि सैलड्स लें, फ्रूट्स लें, बादाम अखरोट लें, और हेल्दी जो मीट है, फॉर एग्जांपल जैसे सर्दी है, फ़िश का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा रखें। चिकन अगर ले रहे हैं तो देसी चिकन का आप इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखें, फ्रोज़न चीज़ों को अवॉइड करें। इस तरह से आप बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम भी है, तो हेल्थ और जैसे हेल्दी माइंड, हेल्दी सोल और हेल्दी बॉडी की हम बात करें, 5 चीज़ों को अपनी रूटीन बना दें। ये आई थिंक मेरा सोल्यूशन भी है और ये मेरा मैसेज भी है, बिल्कुल, कि आप 5 चीज़ों को अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है हर बंदा, तो वो खुद ब खुद हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें वॉक या एक्सरसाइज या कोई भी अच्छा सा हेल्दी गेम आ जाता है, आउटडोर गेम, फिजिकल एक्टिविटी। नंबर 3, पानी की इंटेक, 2-3 लीटर पानी की इंटेक। नंबर 4, स्ट्रेस से कंट्रोल करें, अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं। और 5th, आपकी नींद। अगर आपकी नींद अच्छी है, आपका स्ट्रेस अंडर कंट्रोल है, आप दिन में 2-2.5 लीटर पानी पी रहे हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं और आपकी डाइट हेल्दी है, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको हेल्दी होने से और बीमारियों से बचने में कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल, यही बच्चों के लिए भी सोल्यूशन है, यही बड़ों के लिए भी है। अगर हम इन 5 चीज़ों को अपना लें तो डेफिनेटली हमारा जहन भी मुतहरिक होगा, हमारा बॉडी भी जो है वो अच्छे परफॉर्मेंस देगी, और इसके साथ साथ हमारी नींद भी बेहतर हो जाएगी। यही सोल्यूशन और सजेशंस हैं आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से। आपको बताएं कि महरीन और उस्मान का साथ हमारे साथ जो है वो यहीं तक है। हमें ब्रेक पे भी जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले महरीन तो अपना मैसेज दे चुकी हैं, उस्मान से मैसेज लेना अभी बाकी है। उस्मान, कोई भी मुख्तसर सा मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? फॉर हेल्दी स्लीप मैं यही कहना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ जो है, जैसा महरीन ने कहा, वो आपकी जिस्मानी सेहत और आपकी रूह की सेहत को भी असरअंदाज होती है। सो डिले से बेहतर है कि आप फ़ौरन किसी माहिर नफ्सियात या माहिर बिहेवियर से ना रब्ता करें और ट्रस्ट करें। वो अगर आपको कोई सोल्यूशन दे रहा है, वो आपकी ज़ात को नहीं अटैक कर रहा, वो सिर्फ डायग्नोज करके आपको बता रहा है कि अगर आप इसके बजाय ये कर लें तो बेहतर हो जाएगा। मान लें, अच्छी बात है, नहीं माने, आपकी ज़िंदगी है। मुझे एक बात किसी ने कही थी कि उस्मान, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम बनाना चाहो तुम्हारा हक है, तुम डिस्ट्रॉय करना चाहो तुम्हारा हक है, और किसी का भी हक ये नहीं है कि वो तुम्हें बताए कि तुम कौन सा चूज़ करो। सो मैं हर एक को बस ये कहूँगा, आपकी ज़िंदगी है, बनाना चाहें आपका हक है, तोड़ना चाहें आपका हक है, और ये आप नहीं चूज़ करना। बिल्कुल ऐसे ही है। हम सोल्यूशन और सजेशंस दे सकते हैं, उनको अपनाना या ना अपनाना हर इंसान के अपने बस में है। तो कोशिश करें कि अगर आप इन सोल्यूशंस और सजेशंस को अपना सकें तो यकीनन आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेहतमंद हो। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हमने पुरसकून नींद के हवाले से बहुत सारी सजेशंस को डिस्कस किया। ऐसी खुराक के इस्तेमाल को जो है वो हमने डिस्कस किया कि जिसके ज़रिए हम अपने जिस्म को भी हेल्दी बना सकते हैं और अपने जहन को भी मुतहरिक बना सकते हैं। दोनों मेहमानों का साथ हमारे साथ यहीं तक था। ब्रेक पे हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ जी एक नई मेहमान होंगी, जिनसे हम आज के दिन के हवाले से जानेंगे कि आज का जो दिन है उसकी ख़ास इंपॉर्टेंस है, जो ब्रेक के बाद ही आपको बताएंगे। और उसी टॉपिक से रिलेवेंट हमारे साथ गेस्ट होंगी, जिनसे हम बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब हम एक नए टॉपिक को एक नए गेस्ट के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। दांतों के दर्द का दिन मनाया जा रहा है, इसका इलाज क्या है, किस तरह से दांतों के दर्द से हम महफूज रह सकते हैं। ये आगाही का दिन आज ही मनाया जा रहा है कि दांतों के दर्द को किस तरह से कम किया जा सकता है, इसके लिए आगाही की क्या ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हमने इसके सॉल्यूशंस भी देखने हैं कि इसका इलाज क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से जी दांतों को महफूज बनाया जा सकता है। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई दांत में दर्द होने की कंप्लेन करता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। ख़वातीन में ये मसला बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इसकी रीज़न्स क्या हैं वो जानेंगे और इसके साथ साथ हम अपने दांतों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, इसकी हिफाजत को यकीनी बनाना क्यों ज़रूरी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर अंबर शफीक हैं जी, डेंटिस्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहिबा, ये जो दिन मनाया जा रहा है इसके हवाले से हम जानना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है ऐसे दिन मनाए जाएं। और आगाही की जब बात होती है तो चाहे दांत का दर्द है या जैसे हम पहले सेहत के मसाइल डिस्कस कर रहे थे कि सेहत को बेहतर बनाने के लिए कितनी एफर्ट करनी है, मेंटल हेल्थ को हमने डिस्कस किया, फिज़िकल हेल्थ को डिस्कस किया। अब हम जो है वो दांतों के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। कितनी अहमियत की हामिल है ये चीज़ कि हम इसको डिस्कस करें? इसकी डिस्कशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, इससे अगर रिलेट किया जाए कि आप अपनी बॉडी को जितनी एनर्जी दे रहे हैं वो इन्हीं दांतों के थ्रू दी जा रही है। यानी कुछ भी खाना है या पीना, इवन पीने की चीज़ भी उसी को टच करके नीचे जा रही है। कुछ भी खाया जा रहा है, जो भी अभी हम डॉक्टर साहब जैसे भी विटामिन्स और ये सब बातें की जा रही थी, तो इन सब के लिए अगर दांत होंगे तो इम्पॉर्टेंट होंगे। ये सब चीज़ें तभी हम अपनी एनर्जीज़ को मीट कर सकते हैं, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दांत ये कि एक दफ़ा जो डेसिडुअस टीथ होते हैं, जो बच्चों के दांत होते हैं, एक दफ़ा जब वो गिर गए और परमानेंट दांत आ गए तो वो ताहयात वही हमारे साथ हैं और कोई पेयर नहीं है हमारे पास। बेशक ये बहुत तरक्की हो गई है, नई नई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन यह है कि फिर भी वो सब कुछ नेचुरल टूथ का रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल। तो इनको प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ हैं और आपका खाना पीना, आपकी अच्छी डाइट लेना इस पे डिपेंडेंट है। और अगर ये ठीक नहीं है, जो पेन कॉज कर रहा है उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी डिक्लाइन करती है। तो अगर कभी आपने किसी पेशेंट को देखा हो इस तरीके से कि हम लोग बड़े आराम से कोई सख्त चीज़ खा लेते हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई ऐसा बैठा है जिसको दांत का दर्द है, बिल्कुल, तो वो तो शायद गर्म चाय या ठंडा पानी भी नहीं पी सकता। बिल्कुल, वो भी नहीं पी सकता और वो इवन सोशल गैदरिंग को एंजॉय नहीं कर सकता। वो ऐसे बैठा होगा कि मेरे दांत में दर्द है। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे बचा जाए, सो दैट हम कहीं पे भी कुछ खा रहे हैं, किसी सोशल गैदरिंग में है, किसी भी कंडीशन में है, तो एक आप कह लें कि एक सुकून का एहसास होता है इंसान को। वरना अगर आपको अल्लाह ना करे वैसे हो, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो कभी कि दांत का दर्द आपको रहा है, तो एक बड़ी बुरी कंडीशन होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये दर्द वही महसूस कर सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा है। इसके इलाज के क्या तरीक़ेकार हैं वो तो हम जानेंगे, कुछ वजूहात हम डॉक्टर साहिबा से डिस्कस करेंगे। आप भी जो है वो लाइव कॉल्स के ज़रिए अगर दांतों के मसाइल डिस्कस करना चाहें, उनके सोल्यूशन जानना चाहें, तो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे भी जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। इम्तियाज़ हमारे रेगुलर कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम। सबसे पहले तो अच्छी बात है कि ये जैसे दांतों की तकलीफ के हवाले से है, तो ये एक अच्छा रुख है प्रोग्राम का, अच्छा एक चीज है। और रही बात पहले वाले टॉपिक के लिए कि नींद, तो नींद अल्लाह पाक ने तमाम बीमारियों का इलाज भी नींद में रखा है। बिल्कुल। कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, अगर बंदा सो जाए 6 से 8 घंटे तो फ्रेश हो जाता है। इसको मामूली चीज ना समझे, अल्लाह की नेमत है। मगर इस नेमत को ज्यादा यूज करें, जैसे सोते ही रहे सुबह से शाम, तो ये फिर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली बात है। और दांतों के हवाले से एक चीज आपसे करना चाहूंगा, डेंटिस्ट हजरात आपके पास आए हुए, मेरे वालिद बुजुर्गवार ने बड़ा अच्छा नुस्खा बताया। कहते हैं कि मुंह में जो बदबू आ जाती है दांत ना साफ करने से, वो बड़ी गंदी होती है। अगर हम रात को और सुबह 2 टाइम मिसवाक, ये टूथपेस्ट अफोर्डेबल भी नहीं होता बहुत से लोग, को रेगुलर कर ले तो बहुत अच्छा होता है। मेरे वाले सर 72 साल की उम्र में मैम एक दांत ना तो हिला हुआ था, ना ही कहीं से नीला पीला था। उनका काम ही ये था कि नीम का मिसवाक जो है, और जिसके दांत सेहतमंद उसकी उसका जो है जिस्म और उसकी सेहत बड़ी उम्दा होती है। अल्लाह पाक की शान है, तो मिसवाक करेंगे, सुन्नत भी है बिल्कुल, और इसमें इलाज भी है, शिफा भी है। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ पार्टिसिपेट करने का, और इतना एफिशिएंटली आपने पार्टिसिपेट किया, बल्कि एक सजेशन भी दे दी दांतों को हिफाजत के हवाले से। डॉक्टर साहिबा, आजकल हम बच्चों के हवाले से जब बात करते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दांत काले हो रहे हैं, दांत इवन झड़ रहे हैं, दर्द है, इसकी क्या रीज़न है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है हमारी डाइट। महरीन अभी चली गई, आई एम श्योर अगर वो होती तो वो भी बड़ी अच्छे इसके ऊपर जो है वो बताती। डाइट जो है वो आप देखें हम बच्चों को आजकल क्या खिला रहे हैं कि फ्रूट्स के बजाय बच्चे बेकरी आइटम्स और बिस्किट्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जाहिर है कि वो हाई शुगर कंटेंट होता है, जब ज़्यादा शुगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उससे केरीज बनती हैं, दांतों में कीड़ा लगता है। सही। और वही कीड़ा अल्टीमेटली दांत को डैमेज कर रहा है और दांत इस स्टेज तक पहुंच जाएगा कि उसको निकालना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें एक और बड़ी वजह ये है कि बिल्कुल जब मसला स्टार्ट होता है, बच्चा कंप्लेन करता है कि मेरे दांत में हल्का सा दर्द है, वो बड़ी एक इनिशियल स्टेज होती है, उस वक्त शायद वो थोड़ी सी केरीज है, उसको बस हल्का सा निकाल के उसको फिल किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर इतनी अगेन आपका वो सवाल भी यहाँ कवर होता है कि आगाही कितनी इंपॉर्टेंट है, कि इसको इतना सीरियस मैटर नहीं कंसिडर किया जाता कि मुंह के अंदर है, दांत बेचारा छुपा हुआ है, नज़र भी नहीं आता, 2 दिन दर्द होगी फिर ठीक हो, फिर चुप ही कर जाएगा। तो हाँ वाकई शायद वो जो शुरू में दर्द होगा वो 2 दिन का होगा, लेकिन इसके बाद वो जो प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट होना था डेंटल डिके का, जो एक दांत टूट रहा है आपके लिए, डीमिनरलाइज हो रहा है, वो स्टार्ट हो चुका है। अब हो सकता है पेन शुरू में हुआ, फिर बीच में कम हो गया, फिर कभी हुआ, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और उसको टाइमली जाकर ट्रीट नहीं किया जाता। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ब्रशिंग ठीक से नहीं होती, फ्रीक्वेंसी भी ठीक नहीं है और टेक्निक्स भी ठीक नहीं है। और बहुत से बच्चे बहुत सारे ऐसे देखने में आते हैं जिनको कि ब्रशिंग की आदत डाली ही नहीं जाती, कि ये तो बच्चा है, इसको ज़रूरत नहीं है दांत साफ़ करने की। तो जब वो दांत साफ़ नहीं करेगा तो जो भी फूड डेब्री दांतों पे लग गया, दांतों के बीच में रह गया, वो सब यहाँ पे जैसा से आप भी कह रही हैं कि ब्रशिंग एक तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम हर तरह से अवेयरनेस क्रिएट करें कि कितना टाइम ब्रश करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितने दफ़ा जो है दिन में ब्रश करना है। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि 3 से 4 मरतबा भी वो ब्रश कर रहे हैं, कुछ लोग 1 मरतबा भी इत्तेफाक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ब्रशिंग के हवाले से मैं चाहूँगी कि अवेयर करें हमें। जी बिल्कुल, ब्रशिंग जो है वो आप इसको 2 से याद रख लीजिए कि 2 दफ़ा ब्रश करना है और 2 मिनट तक के लिए करना है। अच्छा, यानी रात को सोने से पहले और सोने से पहले वो कि बस अब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं बेड पे जा रहा हूँ और मैंने कुछ खाना नहीं है, वरना हमारी वो जो एक मिडनाइट स्नैकिंग की भी हैबिट बन चुकी हुई है ना, तो वो चीज़ बीच में से एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट है कि रात को जब आपने टूथब्रश कर लिया वो आपका आखिरी काम था, उसके बाद आप बिस्तर पे सोने के लिए लेट गए और सुबह फिर नाश्ता करने के बाद दोबारा ब्रश किया जाए, और उस नाश्ते और जो ब्रश का टाइम है उसके बीच में भी 20 से 30 मिनट का वक्फा जरूरी है। हम यूज्ड टू होते हैं कि नाश्ते से पहले हमने ब्रश करना है। जी, वो भी गलत है। ये गलत है वो इसलिए क्योंकि नाश्ते से पहले तो कुछ खाया ही नहीं था, मुंह में था क्या। तो जब नाश्ते के बाद जो भी फूड पार्टिकल्स कहीं ना कहीं रह गए वो तो निकले नहीं, क्योंकि हमने नाश्ते के बाद ब्रश नहीं किया। बिल्कुल, वो वहीं पे एक डिके का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता दांतों में केरीज, जिसको हम कैविटी कहते हैं, कीड़ा लगना कहते हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे भी हमें जो है वो अपने बच्चों के दांतों की हिफाजत को यकीनी बनाना है और कंसर्न रहना है कि हमारा बच्चा अगर कंप्लेन कर रहा है तो हम फ़ौरन जो है वो डेंटिस्ट को दिखाएं। हम डेंटिस्ट के पास जाने से घबराते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम ही कुछ ऐसा दे दें, कोई ऐसा टोटका कर लें, घर पे से ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट उसको दे दिया जाए या किचन में से कोई ऐसा आइटम उसको दे दिया जाए कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, अगर देखा जाए तो फॉर इंस्टेंस हम ये कर भी लें, लेकिन डेंटिस्ट के पास जाना कितना ज़रूरी है, इस पर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो क्रिएट करनी है। देखिए, आपको आपके दांत में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका तो एक लेमैन के तौर पे तभी पता चलेगा जब दर्द होगा। उससे पहले हर रोज तो कोई भी नहीं देखेगा मुंह खोल के कि कहाँ पे एक स्पॉट है और कहाँ पे नहीं है। बिल्कुल, जब दर्द होगा तो उस वक्त पता चलेगा। बहुत सी बीमारियां दांतों की ऐसी होती हैं जिनको दर्द वाली स्टेज से पहले ही अगर डेंटिस्ट के पास जाया जाए तो वो उसको पिक कर लेगा कि हाँ जी यहाँ पे कीड़ा लग गया हुआ है, अभी आपको दर्द नहीं हुआ लेकिन कीड़ा लगा हुआ है तो उसको ठीक कर लिया जाए। यानी एक प्रिवेंशन का तरीका है कि अगर आप डेंटिस्ट के पास टाइमली जाते हैं तो एक चीज़ ख़राब होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये खराबी के करीब है, तो इसको पहले ही प्रिजर्व कर लिया जाए। तो हर 6 माह बाद दिखाना चाहिए डेंटिस्ट को या 3 माह बाद विजिट करना ज़रूरी है? 6 महीने बाद एक विजिट बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए? दोनों के लिए। बच्चों के लिए तो आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनकी डाइट और उनकी ईटिंग हैबिट्स, देखिए दांतों के ऊपर जो कीड़ा लग रहा होता है, जो कि मेनली ज़्यादातर आप कह लें कि 70-80% टाइम्स दांत में दर्द की वजह बनता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, और भी वजूहात हो सकती हैं लेकिन मेनली ये कीड़ा ही होता है। तो जो दांत पे कीड़ा लग रहा होता है
वो आप देख लें कि ज़्यादातर डाइट की ही वजह से होता है। और इसके लगने में एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मील कितनी है। सही। हमारे बच्चों को हैबिट है कि अभी एक चॉकलेट खाई, आधी खाई, 10 मिनट बाद दोबारा खाई, फिर कोई बिस्किट उठाया, फिर कोई बंटीज खा ली। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो उनके जो माउथ का एक पीएच लेवल होता है जो कि मेंटेन्ड है, तो आपका दांत सेफ है। और जब वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है तो उससे फ़र्क पड़ता है, दांत जो है वो डीमिनरलाइज होना शुरू होता है। तो जब वो बार बार खा रहा है तो वो नॉर्मल जो अल्लाह ताला ने पीएच बनाया वो मेंटेन नहीं हो पाता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बार बार जो है वो हाई की तरफ जाएगा, लो की तरफ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ देखा जाता है कि बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, अगर वो दांत में दर्द की कंप्लेन करे या उसके दांत को कीड़ा लग गया, उसके दांत काले हो रहे हैं, तो हम ये कहते हैं अच्छा अभी ये तो दूध के दांत है, ये झड़ जाएंगे और परमानेंट दांत आएंगे तो उनकी हिफाजत करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कितना ठीक है, या ये भी अगर नुकसान का सबब बन रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है, डॉक्टर साहिबा से जानेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। दांतों के दर्द की आगाही का और इसके इलाज का दिन मनाया जा रहा है। कितना ज़रूरी है कि हम अपने दांतों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, स्पेशली बच्चों के हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे और इसी को कंटिन्यू करेंगे कि आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी दांतों में दर्द की कंप्लेन करते दिखाई देते हैं। और जब बच्चे ये कंप्लेन कर रहे होते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि वो ना कुछ खाते हैं, डर से ना कुछ पी रहे होते हैं, इवन वो अपनी फीडर बॉटल भी नहीं पी रहे होते डॉक्टर साहिबा। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या सजेशंस हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगी वो बच्चे जिनके लिए हम ये कह रहे होते हैं कि अच्छा अभी तो इनके दूध के दांत हैं, ये झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, अभी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अभी ये बच्चा बहुत छोटा है, जब परमानेंट दांत आएंगे तो देखी जाएगी। इनके लिए भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, डेंटल स्पेशलाइजेशन की एक अलग से इंटायर फील्ड है। अच्छा। जिसमें कि 3 से 4 साल की स्पेशलाइजेशन की जाती है। तो वो ये 3 से 4 साल कहने का मकसद ये है कि उसे पता चले कि एक्चुअली एक बड़ी वास्ट फील्ड है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पहले आप डेंटिस्ट तो बन गए और उसके बाद हाउस जॉब भी कर ली और उसके बाद एक पूरा शोबा है पीड्स का डेंटल के लिए। ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बड़ी कॉमन मिथ है जो कि प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में कि दूध के दांत, जैसे आपने कहा दूध के दांत हैं, गिर जाएंगे, नए निकल आएंगे। बिल्कुल ठीक, अल्लाह ने एक डबल पेयर दे के भेजा है, गिर जाएंगे, निकल आएंगे। लेकिन जो दूध का दांत है, लेट्स से कि 3 साल की उम्र में गिर गया, एक दाढ़ थी जो 3 साल की उम्र में गिर गई, अब जो उसकी जगह नई दाढ़ आनी है, अल्लाह ताला ने उसका टाइम रखा हुआ है कि वो आएगी 9 साल की उम्र में, लेट्स से। तो वो जो 6 साल का ड्यूरेशन है उसमें क्या होगा, उसमें जो आगे बच्चा किस तरह से मेंटेन कर रहा है, वो मेंटेन कैसे करे, वो तो शायद उसे दूसरी तरफ से खाने की आदत हो जाए, या चलें दर्द होगा, आदत हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे जो उसके आगे और पीछे के दांत थे वो ऐसे आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। जब वो ऐसे होंगे तो जो नए दांत की जगह है वो कम हो जाएगी और नया दांत फिर अपनी जगह से हट के कहीं राइट लेफ्ट जिधर उसको जगह मिलेगी वो निकलेगा। और जब वो सही जगह पे नहीं होगा तो वो ऊपर वाले दांत से कांटेक्ट में नहीं आएगा। बिल्कुल। तो वो फिर च्यूइंग का जो फंक्शन है हमारा दांतों का, उसमें वो रोल प्ले नहीं कर सकेगा, या हो सकता है वो दांत निकल ही ना पाए ठीक जगह पे। समझें कि वो नीचे की तरफ जुबान वाली साइड पे करके अंदर की तरफ निकल रहा है, वो उसको लगेगा, लेकिन वो सारी जिंदगी उसके लिए डिस्टर्बेंस का बाइस बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरह कि आप दांतों के मसाइल को ही डिस्कस करें बच्चों के हवाले से, हम बड़ों को भी अगर देखें तो अक्सर हमारे बड़े भी कंप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं कि रात को हम सोए थे तो ठीक थे, सुबह उठे तो दांतों में दर्द हो रहा है, मुंह में दर्द हो रहा है, जबड़ा दुख रहा है। इसकी एक रीज़न ये भी देखने में आई है कि दांतों को भींच के सोते हैं। अब उसके लिए कितना नुकसान हम खुद से जो है वो बेयर कर रहे होते हैं और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, दांतों को भींच के सोते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रक्सिज्म। ठीक है, बहुत से पेशेंट्स को आदत होती है कि जब वो सोते हैं तो नींद में वो दांतों को ऐसे रगड़ते हैं, उन्हें पता नहीं होता। लेकिन बहुत दफ़ा इसकी जो एक बड़ी कॉमन वजह वो स्ट्रेस है। हम सबको ही स्ट्रेस बहुत होता है, अगले दिन का स्ट्रेस है, फ्यूचर का स्ट्रेस है, पिछले दिन का स्ट्रेस है, तो ढेर सारा स्ट्रेस हम कैरी कर रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह ये है। इसका ताल्लुक अगेन वो पुरसकून नींद वाले कॉम्पोनेंट से भी ये मिलता है कि ये जो ब्रक्सिज्म का एलिमेंट है ये इंसान की नींद को पुरसकून नहीं रहने देता, क्योंकि आपका ये पूरा एरिया एंगेज्ड है ऑल द टाइम।
तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तो यही अगेन कि मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जाए और उसको अच्छा किया जाए। और अगर कुछ फैमिलीज में भी ये चीज़ रन करती है, बिल्कुल ऐसे ही कि अम्मी को भी था, दादी को भी था, नानी को भी था, इस तरह से, तो उस केस में एक नाइट गार्ड मिलता है जो कि आपके दांतों के हिसाब से ही बनाया जाता है। वो एक सिंपल सी अप्लायंस है जिसको आप रात को सोने के टाइम पे अपने दांतों पे लगा देते हैं। सही। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो ऊपर के दांत हैं वो उस नाइट गार्ड के ऊपर आके लगते हैं, वो नीचे के दांतों को रगड़ नहीं लगती और वो दांत आपके सेव रहते हैं। ये बड़ा इफेक्टिव है। इनिशियली 1-8 हफ्ता आप इसको लगाएंगी तो तंग होगा, पेशेंट तंग होता है जनरली 1-8 हफ्ता यूज़ करके, क्योंकि एक नई चीज़ मुंह में आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट अल्टीमेटली वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू और आदत हो जाती है। लेकिन वो हमारे दांतों की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ दांतों में कीड़ा लगने को किस तरह से महफूज बनाया जाता है, क्या उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट होती है कि अगर हमें पता चल रहा है कि हमारी एक दांत में या एक दहाड़ में कीड़ा लग रहा है तो इसको रोक सकें हम किसी तरह? अगर दांत में कीड़ा लग रहा है तो जितना अर्ली ट्रीटमेंट है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो कीड़ा लग रहा है पहले दांत की हमारे पास 3 बेसिकली आप समझ रहे हैं कि लेयर्स होती हैं। एक सबसे बाहर है जो हमें नजर आती है वाइट एनेमल, बिल्कुल। उसके नीचे डेंटिन होती है और उसके नीचे एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, ठीक, जो कि पल्प है। अब जब दांत को कीड़ा लगता है तो वो एनेमल से स्टार्ट होता है, वो करता करता नीचे डेंटिन के पास, अगर वो डेंटिन के पास पहुंच जाता है तो उस स्टेज पे जो ठंडा गर्म और कुछ भी ना खाए जाने की शिकायत होती है वो उस पॉइंट पे स्टार्ट होती है। तो अगर उसको एनेमल तक ही रोक लिया जाए और उस कीड़े को रिमूव करके फिल कर दिया जाए दांत को तो बेहतरीन है। ठीक। लेकिन अगर वो आगे चला गया, अच्छा अगर डेंटिन तक भी महदूद है और दांतों में ठंडा गर्म लगा तब गए तब फिलिंग करा ली, ये भी पॉसिबल है। सही। लेकिन अगर उससे नीचे वो पल्प तक पहुंच जाए तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर हमें उसकी रूट कैनाल करनी पड़ती है। ठीक, जब दहाड़ खोखली हो जाती है बेसिकली। बिल्कुल, वो एक बड़ा लंबा फिर प्रोसीजर हो जाता है पेशेंट के लिए, अक्सर 2-3 विजिट्स करने पड़ते हैं और वो एक्सपेंसिव भी होता है ज़्यादा। बिल्कुल, और बहुत लोगों के लिए ये इफेक्टिव भी नहीं होता है। एक दफ़ा रूट कनाल कराने से दोबारा सुनने में ऐसा भी आता है कि दोबारा दांत खोखला हो गया है, दोबारा करानी पड़ी है, तो इतनी ज़्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इसका? देखिए इसमें डेंटल, आपने जैसे थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि डेंटिस्ट के पास जाने से ना हर कोई डरता है। बिल्कुल, इवन डेंटिस्ट खुद भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि एक अनकंफर्टेबल प्रोसीजर होता है और वो मानने की बात है। लेकिन ये कि इसको जितना प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बेस्ट है। अव्वल तो कीड़ा लगने ही ना दिया जाए। अगर हम ब्रशिंग हैबिट्स को मेंटेन करें और अपने मील्स को आपके लिए लिमिट करें 3 टाइम के ऊपर, और स्नैकिंग की जो फ्रीक्वेंट स्नैकिंग की हैबिट है उसको कम किया जाए तो लगेगा ही नहीं। और अगर हर 6 मंथ्स में डेंटिस्ट के पास जाया जा रहा है तो एक उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सकता है और सिंपल वो थोड़ी सी फिलिंग, यानी आप कह लें 10 मिनट की प्रोसीजर से काम हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ईटिंग हैबिट्स भी कंट्रोल हैं, वो ब्रशिंग भी बहुत प्रॉपर्ली कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ फैमिली में दांतों का इशू क्योंकि रन कर रहे हैं तो वो भी सफ़र करें, तो क्या वो बचपन से ही ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें? अच्छा, कुछ लोगों की फैमिली में रन करता है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कहीं ना कहीं उन पेशेंट्स में देखने में आया कि उनकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं होती। हो सकता है वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए ब्रश करते हैं और बस कर देते हैं। वो 10 सेकंड की जो ब्रशिंग होती है वो इफेक्टिव नहीं है। सही। और बाज़ लोगों को हमने ऐसे भी देखा है इवन बच्चों में कि वो नीचे वाले दांतों में तो बहुत प्रॉपर्ली ब्रश कर रहे हैं लेकिन ऊपर वाले दांतों को वो इग्नोर कर रहे हैं। जो नजर आता है उसी हिस्से को ब्रश कर दिया जाता है और पीछे का रह जाता है और वो पीछे फिर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है कि वो हर तरफ हर सरफेस पे ब्रश किया जाए। और अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़ोर से भी ब्रश कर रहे होते हैं, इवन कि ब्रश के सारे जो ब्रिसल्स हैं वो ख़राब कर देते हैं, वो ठीक है या बहुत सॉफ्टली आपने बड़े टेक्निकली उसको मैनेज करना है? ब्रशिंग में टेक्निक, फोर्स से ज़्यादा टेक्निक मैटर करती है। कि आप देखें जब आप नीचे का ब्रश कर रहे हैं तो हो सकता है आपका ब्रश नीचे के दांतों के लिए ऊपर की तरफ ब्रश आना चाहिए। सही। और जब आप ऊपर के दांतों का ब्रश करें तो ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए ताकि जो भी चीज़ दांत पे लगी हुई है वो निकल के दांत से उतर के आए। तो ये टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई जा रही है उसका कोई खास फ़ायदा नहीं है, उसका शायद नुकसान ही होगा। आपका ब्रश आपको बार बार खरीदना पड़ेगा और आप उस तरह से इफेक्टिवली ब्रशिंग भी नहीं कर पाएंगे। आई होप कि हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हों। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल अभी भी रहते हैं, टाइम कम है। 1-2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाह रही हूँ जो कि प्रॉब्लमेटिक है आजकल की यूथ के लिए। अक्ल दाढ़ का निकलना, ये किस उम्र तक निकलती है और ये भी बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है, इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट होता है या बस निकलने दो इसको? अच्छा, अक्ल दाढ़ से रिलेटेड बहुत से लोगों की कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो इसको क्योंकि विजडम टूथ कहा जाता है तो लोग समझते हैं कि नहीं आया तो कोई नुकसान हो गया मेरा, लेकिन हमारी आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनकी अक्ल दाढ़ नहीं निकली और दे आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। उनका मुंह बहुत बेहतरीन फंक्शन कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी निकल आई उनका भी अच्छा फंक्शन कर रहा है। और कुछ की ये है कि जब वो निकली तो कहीं टेढ़ी जगह पे निकली और मुंह में इतनी जगह नहीं थी, बिल्कुल तो उनको इरिटेट करती रही और वो अल्टीमेटली निकलवानी पड़ी। लेकिन अगर अक्लदार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो जनरली यही मानना है और कहा जाता है कि उसको निकलवा दिया जाए।
क्योंकि अभी रिसेंटली एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जहाँ पे कि मेरे अपने ही फैमिली में कज़न, उनको अकल दाढ़ का प्रॉब्लम था और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसको क्या करूँ, फिलिंग करा लूँ रूट कैनाल, और वो बहुत पीछे थी। तो इवन उस दांत का इलाज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उसकी फिलिंग करना है रूट कैनाल, क्योंकि इतना पीछे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं जाते और लिमिटेड माउथ, इसीलिए मैं ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके लिए सोल्यूशन जनरली एक्सट्रैक्शन ही होता है, उसको निकाला जाता है। बहुत से लोगों को लगता है मैंने निकाल दी तो कोई नुकसान। देखिए अकल दाढ़ बहुत से लोगों की 30 साल की उम्र में निकलती है, लेकिन 30 साल तक वो बेहतरीन तरह से अपना खाना चबाते रहते हैं। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि उस अकल दाढ़ के बगैर भी सर्वाइव किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और मैं इस बात का प्रूफ हूँ, मेरी चारों बोन के अंदर ही है। ठीक, मेरी चारों अकल दाढ़ अभी तक निकली नहीं, वो जॉज में है। सही, लेकिन एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन। बिल्कुल, हम थोड़ा सा अगर अपनी सोच को बदलें और अपने दांतों की हिफाजत पे थोड़ा सा फोकस करें तो बहुत सारी मिथ्स को हम जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपका इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने का मौका मिला और दांतों की हिफाजत के हवाले से, दांतों के दर्द की आगाही के हवाले से जो दिन मनाया जा रहा है उस पर भी हमने जो है उसे हासिल गुफ्तगू की। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जो है वाइंड अप से पहले आप अपने मैसेज में कंक्लूड कर दें वो टिप्स, वो सजेशंस, वो सोल्यूशंस कि किस तरह से हम अपने दांतों की हिफाजत को यकीनी बनाएं अगर एक दिन को हम उठा के देखें तो। अच्छा, एक दिन को अगर उठा कर देखा जाए कि डेली बेसिस पे हम वो क्या छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं कि दांतों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। पहली बात तो यही है, ब्रशिंग से स्टार्ट किया जाए कि रात को सोने से पहले आखिरी काम ब्रश करना है और उसके बाद बस बिस्तर पे जाकर लेट जाना। ठीक, क्योंकि अगर हम कहीं फिरते रहे तो हमें फिर कोई टॉफी नजर आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही हम उसको चबाएंगे और सारा कुछ जीरो पे आ जाएगा। डॉक्टर साहब, मैसेज में कंक्लूड करेंगे आप टिप। जी बिल्कुल, बस ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मंथ्स के बाद आप डेंटल एक अपना विजिट रखें ताकि आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकें। डॉक्टर साहब, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका और नाज़रीन उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के पास।